नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है आरओ की, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे उसको अगला वीडियो के साथ यहाँ पे। और हमारे इसके पेड ग्रुप चल रहे हैं, प्लीज़ उसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। कहा गया है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो साउथ इंडिया में है ना, देखेंगे विजयनगर डायनेस्टी ने है ना रूल किया। तो इसमें जो है इसके फाउंडर कौन रहे थे? हरिहर और बुक्का। और अगर आगे चल करके देखें तो जो जैसे कई सारे आपने पढ़े होंगे कि दूत जो है अन्य देशों से भारत है, वैसे ही यहाँ से विजयनगर साम्राज्य के ये हरिहर बुक्का फर्स्ट ने जो है अपना ये भेजा था प्रतिनिधि चाइना में। और जिस डायनेस्टी में भेजा था उस टाइम पे, तो वहाँ मिंग डायनेस्टी थी तब, है ना, इसको ध्यान रखिए। देखिए, किसी पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये होता है डिलाइटोमीटर, विकल्प यहाँ पे बी वाला। जैसे किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस से, है ना, उस पदार्थ के वॉल्यूम में परिवर्तन आ रहा है तो उसको मापता है ये। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब तो नहीं यूज़ करते लेकिन पहले लालटेन लोग बहुत यूज़ करते थे, है ना। तो नीचे मिट्टी का तेल भरा होता था, ऊपर में जो बत्ती होती थी वो उसमें डूबी होती थी और तेल यहाँ से आ रहा है, फिर ये जलाते थे हम उसे, ठीक। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व का सिद्धांत जो है वो काम करता था और ऑयल के सरफेस टेंशन की वजह से ये तेल जो है ऊपर चढ़ता था, ठीक है। यहाँ पे जो इसके कह लीजिए मतलब जो पतली जैसे जो बत्ती होती थी उसमें क्या होते थे, पतले पतले धागे होते थे, तो उन्हीं के मध्य जो है कैपिलरी एक्शन होता था। तो ठीक है, सरफेस टेंशन को यहाँ पे चुनेंगे। ऑयल के सरफेस टेंशन के कारण ये तेल ऊपर चढ़ता था। जब किसी झील की तली से उठ करके वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो जैसे किसी झील का एग्जांपल ले लीजिए, सरफेस से एकदम जो है नीचे से कोई बबल, एयर बबल फॉर्म होता है और वो ऊपर आता है। तो जो मान लीजिए अगर वो सरफेस उसका ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं वो 1 यूनिट का है, तो जब तक वो सरफेस पे आएगा उसका जो आकार है वो जस्ट डबल हो जाता है लगभग, है ना, तो 2 यूनिट तक हो जाएगा। तो यहाँ पे विल इंक्रीज को यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो किसको आर पार करके जाती हैं, ठीक है। तो रमन इफेक्ट लाइट के रेफरेंस में बताया गया, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो प्रकाश आएगा एक तरफ से और उसको मान लीजिए पार करके दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो उसके वेवलेंथ में चेंज होता है उसके रेफरेंस में रमन इफेक्ट को पढ़ा जाता है, ठीक है। फिजिक्स में हो सकता है आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे उन्हीं किरणों से संबंधित है ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार करके जाती हैं। प्रकाश का रंग जो है इसमें से किस डायमेंशन से निर्धारित होता है? तो विजिबल लाइट जो हमें दृश्यमान है उसका कलर, जैसे इंद्रधनुष के कलर देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या है कि लाइट में वो सारे कलर निहित हैं, ठीक। तो अब वो प्रकाश का लाइट आपको कैसा दिखेगा उसके वेवलेंथ पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य पे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? तो इलेक्ट्रिकल फ्लो के रेफरेंस में जो आप सेमी कंडक्टर पढ़ते हैं उसमें क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सिलिकन, ठीक है, इसके अलावा जैसे जर्मेनियम होता है, टिन है ना, सेलेनियम होता है, इन सबको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो जितनी भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि तो वो बेसिकली एड एंड एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पर होती किसके नाम से है? प्रेसिडेंट के नाम से। तो ये सारी शक्तियां प्रेसिडेंट में निहित हैं और ये जो डिटेल मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 आर्टिकल 53। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं देता है? ठीक है, तो
अपॉइंटमेंट जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे उनकी भी राष्ट्रपति करते हैं। जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स, है ना, इन सब के चीफ कौन होते हैं, मतलब सुप्रीम कमांडर। तो ये जो है प्रावधान भी आर्टिकल 53 अभी जैसे हमने देखा था वहाँ पे मेंशन है, ये भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तीनों हमारे बलों के रक्षा मतलब सुप्रीम कमांडर। और जो राज्यों में मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट होती है तो वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है, उस राज्य के, ये अधिकार नहीं है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो अगर 352 आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वैसी स्थिति में किसी राज्य के जो मतलब 5 साल का ड्यूरेशन है, मान लीजिए अब उसको एक्सटेंड करना है, तो वो कौन इसके लिए ऑथराइज है? पार्लियामेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट किसी कारणवश अपने ऑफिस को होल्ड कर पाने में अक्षम है, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनका ऑफिस जो है हैंडल करते हैं। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उस समय होंगे वो उसको जो है ऑफिस को हेड करेंगे। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस भी नहीं है, ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, ठीक। इसमें से देखिए अब कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो क्षमादान करने की शक्तियां हैं, इमरजेंसी लगाने की शक्तियां भी हैं, अभी जैसे हमने आर्टिकल 352 की बात की। ऑर्डिनेंस यानी कि जब संसद सत्र में ना हो तो ऐसी स्थिति में कोई इमरजेंसी में कानून लाना हो तो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, उसके लिए आर्टिकल 123 के अंतर्गत। परंतु किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना इनके हाथों में नहीं है, ये प्रोसेस फॉलो करता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ठीक है, आपने रेलवेज स्टेशन जो भी हैं भारत के देखा होगा, उस पे जहाँ बोर्ड लगा होता है बड़ा सा प्लेटफॉर्म पे, उसी में नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो जो मीन सरफेस लेवल हम मापते हैं इंडिया में, वो यहाँ पे चेन्नई को मापते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर जो अन्य स्थानों का एलिवेशन है वो देखा जाता है। इसमें देखें भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कुछ जो ये माउंटेनियस रीजन में जो पासेस होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करने वाले, उसको आप पास कहते हैं। तो जैसे जो हिमालयन स्टेट्स हैं या जो इधर नॉर्थ वाले हैं, इनमें इसको जो है जैसे लास्ट शब्द इनके शब्द बाद में लगा होगा, है ना। तो उसी क्रम में जो हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये महाराष्ट्र वाला, इधर जो होते हैं हमारे पासेस, उनको घाट लगा होगा उनके नाम में। तो उसी में से एक है भोरघाट। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? तो हिमालय जो आप देखते हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है मुख्य रूप से ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है, और शिवालिक। ठीक, तो काराकोरम जो है ये इसकी श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। द मोस्ट इंटेंस इरोजन, सबसे गहन अपरदन की क्रिया इसमें से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो शिवालिक रेंज जो है हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, और ये जो है यहीं पे आप देखेंगे तो इसी के बाद से आपका जो ये लैंड एरिया भी स्टार्ट होता है। तो इन्हीं रेंजेस में अपरदन की क्रिया, जो मिट्टी के अपरदन क्या होता है, मिट्टी के कटाव, बहाव और जमाव की क्रिया को अपरदन कहते हैं। तो इसी रीजन में सबसे ज़्यादा जो है इंटेंस इरोजन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? तो भारत के जो अन्य क्षेत्रों में भी जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में भी प्लीज़ पढ़िएगा। मिकिर हिल्स जो हैं ये असम स्टेट में मिलेंगी आपको। आगे देखें, सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है, ये बताना है। तो अशोक, जो सम्राट अशोक थे, इनके संबंध में कई सारे पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन, है ना, ये फेमस हैं। इन सब के बारे में पढ़िएगा, इससे अलग अलग कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती है। उसी क्रम में दिल्ली टोपरा जो है, यहाँ पे उनकी कई सारी जो विजय हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। तो ये है दिल्ली टोपरा पिलर, 7th वाला, ऑप्शन बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनाम प्रिय का उपाधि का प्रयोग किया था? तो अशोक ने स्वयं को एक उपाधि दी थी, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो उसी क्रम में इनके सक्सेसर हुए दशरथ, एक रूलर। ठीक, उन्होंने यहाँ पे ये टाइटल को यूज किया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ब्रिटिश राज में एक देसी प्रेस अधिनियम करके ये लाए थे, जो है इसमें 1878 में। बेसिकली यह था कि जो है इंडियन जो लैंग्वेजेस थी उस समय उसकी फ्रीडम को कर्टेल करना, और मतलब कुल मिलाकर के जो नॉन इंग्लिश प्रेस था उस समय उसको रोकने के उद्देश्य से। इंग्लिश देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम,
वर्ड हमारा है एड्रॉइट, इसका मतलब होता है किसी भी काम में कोई बहुत ही निपुण हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्किलफुल। नेक्स्ट है फिर से मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम नॉमिनल वर्ड का। तो नॉमिनल का मतलब होता है बहुत ही नाम मात्र की कोई चीज़, ठीक है। तो नाम मात्र या बिल्कुल ना के बराबर, तो उसके लिए यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में से हम सपोज्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को, है ना, मान लीजिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, काल्पनिक कह लीजिए, ठीक है। फिर से वर्ड है सिनोनिम बताना है मैगजिम, है ना। मैगजिम का मतलब होता है कहावत, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवर्ब का भी मतलब होता है कहावत। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है, वर्ड है हमारा पेरिल। तो इसका मतलब होता है कोई भी जोखिम भरा काम, है ना, या खतरनाक। तो हैजार्ड उसमें हो जाएगा, ये भी जोखिम ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है फिर से सिनोनिम बताना है एक्सपिएशन। तो इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए प्रायश्चित करना, है ना। तो उसी से मिलता जुलता एक हमारा वर्ड होता है अटोनमेंट। नेक्स्ट है वर्ड हमारा मर्सी, और इसका एंटोनिम बताना है। तो मर्सी का मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप दयालु हो रहे हो, ठीक है। और स्टर्नेस का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ही कठोर हो जाएं, कड़े हो जाएं, ठीक। एक फिल इन द ब्लैंक है और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है। तो स्वाति एंड राघव आर व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें बॉसम वर्ड को यूज़ करेंगे। बॉसम का वर्ड का मतलब होता है एक एडजेक्टिव के रूप में जब ये यूज़ होता है तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत ही क्लोज, है ना, या फिर जैसे अब यहाँ पे फ्रेंड्स हो तो बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड्स हो, ठीक। तो ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। तो क्रोनोलॉजिकल वर्ड का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है कालानुक्रम, है ना। जैसे हिस्ट्री वगैरह में 4-5 शासक दे देंगे जाएंगे और बोलेंगे कि इनका कालक्रम लगाइए, कौन पहले है कौन बाद में है, ठीक। तो स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए वाली, है ना, ये करेक्ट है। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ड है वर्ड ये बताना है। तो स्पेलिंग एरर है एक्सेलरेट वर्ड का। ये क्या होता है, ACCELERADE, ठीक है। बाकी के विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है। वर्ड हमारा है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है कोई भी जाली चीज़ या फेक, है ना। तो इसके बदले में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस में ऑथेंटिक, मतलब कि जिस पे विश्वास किया जा सके, वो सही चीज़ हो। नेक्स्ट है गुरुत्व का विलोम शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा लघुत्व, है ना, छोटे के रेफरेंस में यूज़ करेंगे। विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा, तो जिसको जानकारी है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है। जिसको नहीं आता है कुछ, वो क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भ्रमर भौरे के लिए यूज होता है। चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद, ये सब हो जाएगा। शलभ नहीं होगा। शलभ वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ये आपने टिड्डा देखा होगा शायद खेतों में, ठीक है। ग्रास हॉपर इंग्लिश में बोलते हैं जिसे। यमुना नदी का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें कालिंदी होगा, है ना, सिर्फ। दृग किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दृग चक्षु, नयन है, ये सब किसके हैं, आंख के। औषधि का पर्यायवाची तो दवा, भेषज, है ना, ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बहुत ही किसी से, है ना, किसी कारणवश ईर्ष्या होना और उस ईर्ष्या से आपको जलन होने लगे, ऐसी स्थिति, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का अर्थ तो किसी भी चीज़ की अति हो जाना, है ना, आपकी सहन शक्ति का समाप्त होना, वही है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। इसमें देखें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के तो 3 ठीक हैं। वांग्मय होता है एक शब्द, है ना, जिसका अर्थ होता है साहित्य, ये वाला गलत है, बाकी के तो ठीक है। फिर से अशुद्ध वर्तनी देखनी है। तो इसमें स्वावलंबन शब्द जो होता है ना, इंडिपेंडेंस वाला एक शब्द, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, ऐसे।
आगे देखें पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं। तो हमने जो जनरेशन्स के बारे में बात की थी पहले कंप्यूटर्स की, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया था जो है इंटेल ने सबसे पहले, ठीक। तो उसको यूज़ किया गया 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो जो पर्सनल कंप्यूटर जैसे ये डेस्कटॉप और है ना इस तरह की चीज़ें जब आई तो यही संबंधित हैं 4th जनरेशन में। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, है ना, निर्वात ट्यूब कह लीजिए, उसका उपयोग कब हुआ था। तो कुल 5 जनरेशन की बात जो की जाती है, तो जो फर्स्ट जनरेशन ही थी, ठीक है, उसमें यहाँ पे यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है पहला विद्युत कंप्यूटर जिसका नाम दिया गया ENIAC, इसको किसने बनाया था। तो ENIAC का फुल फॉर्म बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। तो इसकी जो है कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हुई 1945 में जे परसेप एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली, इनके द्वारा। ऑप्शन सी। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में आप इस शब्द से जो है एक तरीके से मिल करके बना है, तो इसका मुख्य रूप से अर्थ होता था गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना, ठीक है। इस आधार पे ये शुरू हुआ और आज कितनी प्रगति हो गई इसमें आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, ये बताना है। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो ये कह लीजिए कैलकुलेशन के लिए कोई कंप्यूटर बना, तो उसके निर्माता रहे चार्ल्स बेबेज। इनको ही आप फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में भी जानते होंगे। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। तो सुपर कंप्यूटर्स एक ऐसा टर्म होता है जिसे आपने कई बार सुना या इसको करंट वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे कंप्यूटर्स का निर्माण बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैलकुलेशन या मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से किया जाता है, ठीक। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना ये आपका इसमें 1991 में, इसको नाम दिया गया था परम 8000, ठीक है। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली तो यही सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जैसे कि आप स्पीड के मामले में देखते हैं ना कि कितने मतलब यूनिट ऑफ डेटा हर मिनट वो प्रोसेस कर रहा है, तो सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा वो शक्ति होती है। अच्छा, कि कोई एक क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या कि इस समय जो सबसे सर्वाधिक तेज कंप्यूटर विश्व में, है ना, सुपर कंप्यूटर ही कह लीजिए, वो किस देश के पास है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र जो भी होते हैं अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो अब जैसे एक नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं वैसा कुछ ये सिस्टम नहीं होता। एक लार्ज यूनिट होती है जिसमें अलग अलग टर्मिनल बनाए जाते हैं जहाँ से कुछ डेटा को इनपुट और आउटपुट देने के लिए उसको एक्सेस किया जा सकता है वहाँ से। तो ए विकल्प को चुनेंगे। इसमें सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स बताने हैं। तो जैसे अभी हमने इंडिया का परम देखा है ना, वैसे ही अलग अलग और देशों के ये क्रे 1, क्रे XMP24, तियान 2, ये सारे ही हैं। एक बार डिटेल में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस देखें और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करिए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।